हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवबाउ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो 4 टाइप का टाइट्रेशन हमने देखा था उनमें से एक है ऑक्सीडीमेट्री एंड रिडक्टीमेट्री, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में होता क्या है, एक ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज रहता है, उसके साथ एक रिड्यूस्ड स्पीसीज का रिएक्शन होता है एंड आफ्टर दैट जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज था वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, क्योंकि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिड्यूस्ड स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है और जो रिड्यूस्ड स्पीसीज था वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ऑक्सीडाइज स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस का इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए एक इंडिकेटर रहता है। जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर का काम था जो पीएच जंप होता है बिफोर एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, उस पीएच जंप को डिनोट करना बाय चेंजिंग इट्स ओन कलर। वैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में इंडिकेटर का रोल होता है कि जो ईएमएफ चेंज होता है, ई वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसका जो जंप होता है बिफोर एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, उस जंप को इंडिकेट करने का बाय चेंजिंग इट्स ओन कलर। कोई भी रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमारे पास टोटल 2 हाफ सेल रहता है और नर्स्ड इक्वेशन के हेल्प से हम उन 2 हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी ज़्यादा ज़रूरी है E0 और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही डिक्टेट करता है कि कौन सा सिस्टम एक्चुअल में रिड्यूस्ड होगा और कौन सा सिस्टम एक्चुअल में ऑक्सीडाइज्ड होगा। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe3+/Fe2+, मतलब फेरिक आयन से फेरस आयन जाने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए दैट इज 0.77 वोल्ट। बट इसके साथ अगर परमैंगनेट सिस्टम का रिएक्शन करवाया जाए या रिडॉक्स टाइट्रेशन करवाया जाए तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ परमैंगनेट सिस्टम कितना है, विच इज 1.51 वोल्ट। अब जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड इटसेल्फ और दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर देगा। बट ये नॉर्मल तरीका है। जो जेन्युइन तरीका है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एब्सवर्थ डायग्राम और फ्रॉस्ट डायग्राम। इन दिस डायग्राम ऑक्सीडेशन नंबर के अगेंस्ट Ne0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विथ इन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वोल्ट हम प्लॉट करते हैं और उस प्लॉट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का या फिर पर्टिकुलर आयन का जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फॉर एग्जांपल मैंगनीज यहाँ पे +2 स्टेट से +3 स्टेट में जब गया है उसके रिगार्डिंग हमें एक स्लोप मिला है। उसके बाद जब +4 स्टेट में कन्वर्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हमें एक स्लोप मिला है। ऐसे करते हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें अलग अलग स्लोप ऑफ लाइंस मिलता जाएगा। और अकॉर्डिंग टू एब्सवर्थ डायग्राम का रूल, जो लाइन स्टीपर होगा उसके रिगार्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल भी हायर होगा और रिडक्शन पोटेंशियल जितना हायर होगा टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड भी उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप Mn3+ और Mn4+ के रिगार्डिंग जो लाइन है इस लाइन को नोटिस कीजिए। ये पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो ऐसा है, लेकिन Mn4+ और Mn6+ उसका जो स्लोप है दैट इज वेरी स्टीपर, मतलब ऐसे। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि Mn4+/Mn3+ ये सिस्टम पहले रिड्यूस होगा या फिर Mn6+/4+ ये सिस्टम पहले रिड्यूस होगा, तो आंसर विल बी Mn6+ will be converted to Mn4+ more fast and more easily, क्योंकि इसका लाइन स्टीपर है। वैसे ही अगर आप Mn7+ से Mn2+ में रिड्यूस होने का या कन्वर्ट होने का टेंडेंसी जानना चाहते हो तो Mn7+ का जो पॉइंट है उस पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा Mn2+ के पॉइंट से, तो उसके रिगार्डिंग एक स्लोप आएगा आपके पास। और साथ ही साथ अगर आप दूसरा एक फ्रॉस्ट डायग्राम ड्रॉ करोगे रिगार्डिंग Fe3+ और Fe2+, तो आपको दिखेगा कि उसका स्लोप बहुत ही कम है। तो कौन सा सिस्टम का रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली Mn7+ टू Mn2+। और इसी चीज़ को हम काम में लाते हैं इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4- मतलब परमैंगनेट/Mn2+ आयन विच इज़ 1.51 वोल्ट। परमैंगनेट में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7।
सो +7 से +2 में कन्वर्ट होने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.51 वोल्ट, जबकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe3+ से Fe2+ होने के लिए है 0.77 वोल्ट, विच इज मच लेसर. सो इफ वी रिएक्ट दिस टू सिस्टम्स, फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज्ड होगा और परमैंगनेट Mn2+ में रिड्यूस होगा. ऐसे हम कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को खुद से लिख सकते हैं बाय नोइंग द रिडक्शन पोटेंशियल कि कौन सा हायर है और कौन सा लोअर है. बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. नॉट ऑलवेज वी कैन डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि कभी कभार ये एनोमली देता है, एंड दैट इज वाई फॉर्मल पोटेंशियल को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. व्हाट इज फॉर्मल पोटेंशियल? स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कुछ चीज रिएक्शन मीडियम में डिस्टर्ब कर सकता है या चेंज कर सकता है. वो इफेक्ट कौन कौन कर सकता है? प्रेसिपिटेशन अगर हो तो, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो, या फिर कंसेंट्रेशन एकदम से चेंज हो जाए, या फिर पीएच ड्रॉप हो, या फिर पीएच अप हो जाए. तो ये सब चेंजेस की वजह से जो इफेक्ट होता है और उसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल चेंज होने के बाद अपना जो नया वैल्यू तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पोटेंशियल. एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कॉपर प्लस आयन का. क्यूप्रिक आयन जब क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होता है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ, उस सिस्टम का E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0.15 वोल्ट. और आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जब आयोडाइड फॉर्म करता है, उस सिस्टम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट. ज्यादा कौन सा है? ये वाला. सो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इन नॉर्मल कंडीशन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आयोडीन खुद आयोडाइज्ड होगा और Cu+ ऑक्सीडाइज होके Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन इन एक्चुअल केस वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन एक बड़ा सा रोल प्ले करता है. इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ CuI, क्यूप्रस आयोडाइड प्रेसिपिटेट अगर थोड़ा सा भी हो जाए सोल्यूशन में, जो कि होता है, तब E0 का वैल्यू चेंज हो जाता है. कैसे? अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने KSP के बारे में जितने भी चीज़ है सब एक्सप्लेन किया है विथ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स. कोई भी चीज़ अगर प्रेसिपिटेट होता है, मतलब उसका आयोनिक प्रोडक्ट KSP को या तो क्रॉस कर चुका है या तो फिर KSP पे पहुँच चुका है, मतलब इक्वल हो गया है. सो क्यूप्रस आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब Cu+ आयन और I- आयन, इन दोनों का जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट इज एटलीस्ट इक्वल्स टू KSP. और KSP क्या है क्यूप्रस आयोडाइड का? 10⁻⁻12. सो नर्न्स्ट इक्वेशन में अगर आप इस वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करोगे Cu+ की जगह, तो आपको E0 का जो एक्चुअल वैल्यू था स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, 0.858 हो जाएगा. और 0.858 वोल्ट इज मच हायर देन 0.54 वोल्ट. 0.54 वोल्ट क्या था? 54 वोल्ट था आयोडीन से आयोडाइड, ये सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल. तो अभी उल्टा हो गया, ऑक्सीडाइज्ड होने का चांस अब हो गया आयोडीन का, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और क्यूप्रिक खुद रिड्यूस होके CuI में कन्वर्ट होगा. सो इसीलिए फॉर्मल पोटेंशियल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अब आते हैं रेडॉक्स इंडिकेटर में, बट उससे पहले ये कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, जिनमें से ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनको तो स्टैंडर्डाइज करने का ज़रूरत होता नहीं है. लेकिन अगर पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर सोडियम थायोसल्फेट हो, जो कि सेकेंडरी है, उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइमरी स्टैंडर्ड्स. अब आते हैं रेडॉक्स इंडिकेटर पे, जो कि होता है एक्चुअली ऑर्गेनिक डाइस्टफ, और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एक पर्टिकुलर कलर में रहता है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में दूसरा कलर में रहता है. और ये कलर चेंज ही डिटेक्ट करता है कि रिएक्शन इक्विवेलेंस पॉइंट में पहुंच गया है. फॉर एग्जाम्पल IND-OX मतलब इंडिकेटर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसके रिगार्डिंग नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होगा? E = E0 + 0.059/n log ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फॉर्म का कंसेंट्रेशन. आप एज्यूम कर लो कि कोई एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में नीचे बीकर में रिडक्टेंट रखा हुआ है और उसके साथ इंडिकेटर ऐड किया हुआ है, और ऊपर से हम थ्रू ब्यूरेट क्या ऐड कर रहे हैं? ऑक्सीडेंट ऐड कर रहे हैं. तो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिएक्शन इंडिकेटर अपना कौन सा फॉर्म में रहेगा? इंडिकेटर अपना रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा. और धीरे धीरे जितना हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडेंट ऐड करते जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सब रिडक्टेंट
ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है और तब हमें एक जंप मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल का। एंड आफ्टर दैट जंप इंडिकेटर कौन सा फॉर्म में रहेगा? इंडिकेटर रहेगा अपना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। और क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का कलर रिड्यूस्ड फॉर्म के कलर से अलग होता है, तो बाय सीइंग दिस कलर चेंज हमें पता चलेगा कि रिएक्शन का एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। बट ये जो कलर चेंज है, ये कलर चेंज विजिबल रेंज में आने के लिए एक कंडीशन ये है कि इंडिकेटर का जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसका कंसेंट्रेशन रिड्यूस्ड फॉर्म के कंसेंट्रेशन से एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए, नहीं तो फिर उल्टा, मतलब जो रिड्यूस्ड फॉर्म है इंडिकेटर का उसका कंसेंट्रेशन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के कंसेंट्रेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। सो बाय पुटिंग log of 10 by 1 or 1 by 10 we get the modified Nernst equation as E equals to E0 plus minus 0.059 by n। तो कोई भी इंडिकेटर का रेडॉक्स पोटेंशियल का ये रेंज होगा। फॉर एग्जांपल डाइफिनाइल एमाइन जो इंडिकेटर है उसका E0 वैल्यू नॉर्मली है 0.76 वोल्ट और वो अपना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सो इन केस ऑफ एनी रेडॉक्स टाइट्रेशन जहाँ पे डाइफिनाइल एमाइन यूज होता है वहाँ पे उसका कलर चेंज का रेंज कितना होगा? रेंज होगा 0.76 प्लस 0.059 बाई 2 इससे लेके 0.76 माइनस 0.059 बाई 2 ये रेंज तक। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.73 टू 0.79। ये होगा डाइफिनाइल अमाइन का रेंज। और एक आइडियल इंडिकेटर का रेंज क्या होना चाहिए? आइडियल इंडिकेटर का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी हायर देन दैट ऑफ रिडक्टेंट एंड शुड बी लोअर देन दैट ऑफ ऑक्सीडेंट। मतलब मैंने कुछ देर पहले आपको एक सिस्टम दिखाया था परमैंगनेट का, वहाँ पे MnO4 माइनस स्लैश Mn2 प्लस इस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल था 1.51 वोल्ट और इसके साथ रिएक्शन हो रहा था फेरस फेरिक सिस्टम का, वहाँ पे Fe3 प्लस स्लैश Fe2 प्लस इस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल था 0.77 वोल्ट। अब अगर हम चाहते हैं कि इस रिडक्स पोटेंशियल के लिए कोई आइडियल इंडिकेटर हो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 और 1.51 वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। दैट विल बी एन आइडियल इंडिकेटर। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर और उसका रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या कलर होगा और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या कलर होगा। आप नोटिस करो कि ज़्यादातर इंडिकेटर्स का जो रिड्यूस्ड फॉर्म में कलर है वो कलर लेस होता है, सिर्फ वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही कलर दिखाते हैं अपना। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर्स 4 टाइप के होते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप है वो है ट्रू इंडिकेटर। ट्रू इंडिकेटर क्या है? इंटरनल इंडिकेटर को ट्रू इंडिकेटर बोला जाता है। जैसे कि कोई टाइट्रेशन जब आप चालू कर रहे हो तब अगर एनालाइट मिक्सचर के अंदर ही आप अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोई इंडिकेटर को ऐड कर देते हो बिफोर बिगिनिंग द टाइट्रेशन तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल इंडिकेटर। और जैसे जैसे आप टाइट्रेशन को आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होता जाएगा एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट आपको सडनली एक कलर चेंज देखने को मिलेगा। वो होता है इंटरनल इंडिकेटर का काम करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल डाइफिनाइल बेंजीडीन। डाइफिनाइल बेंजीडीन एक्चुअली कुछ नहीं, 2 डाइफिनाइल एमाइन मॉलिक्यूल का बाइनरी फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में तो कलरलेस होता है लेकिन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वायलेट कलर देता है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि कलर चेंज एंड पॉइंट में कलरलेस टू ग्रीन टू वायलेट दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये डाइक्रोमेटोमेट्री में यूज होता है और डाइक्रोमेटोमेट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पॉइंट आने से पहले Cr3 प्लस आयन फॉर्म करता है। सो ये जो ग्रीन कलर है दैट इज ऑफ क्रोमियम 3 प्लस आयन। ये इंडिकेटर का कलर नहीं है। इंडिकेटर अपना ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वायलेट कलर देगा और रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको कलरलेस देगा। ट्रू इंडिकेटर का कुछ अदर एग्जाम्पल है इंडिगो सल्फोनिक एसिड, इंडोफेनॉल्स, फेरोइन, मिथिलिन ब्लू। फेरोइन क्या है? फेरोइन को अक्सर लोग 110 फेनोल्फ्थ्रेलिन से मिक्स कर देते हैं, लेकिन 110 फेनोल्फ्थ्रेलिन एक अलग इंडिकेटर है और फेरोइन है 110 फेनोल्फ्थ्रेलिन के साथ Fe2 प्लस फेरस आयन का जो कॉम्प्लेक्स, उसको हम फेरोइन बोलते हैं और इसका कलर चेंज एंड पॉइंट में होता है रेड कलर से वायलेट कलर या ब्लू कलर। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स लाइक सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर में क्या होता है? समटाइम्स कुछ रिएक्टेंट्स
एंड पॉइंट में खुद ही अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4 मीडियम में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और ये +7 ऑक्सीडाइज स्टेट से जब +2 ऑक्सीडाइज स्टेट में खुद रिड्यूस हो जाता है तब सोल्यूशन का कलरलेस से एकदम से पर्पल में चेंज हो जाता है। इस टाइप के रिएक्शन के लिए हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अदर एग्जांपल्स क्या है सेल्फ इंडिकेटर का? सीरियम सल्फेट, यहाँ पे ये +4 फॉर्म में है, लेकिन जब ये +3 में रिड्यूस हो जाता है तब पेल येलो से कलरलेस ये कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा और इसके लिए भी बाहर से कोई इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम पोटेशियम परमैंगनेट को ही एज सेल्फ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, सीरियम सल्फेट को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, प्रेसिपिटेट हो सकता है सीरियम हाइड्रोक्साइड का, और लैक ऑफ इंटेंस कलर चेंज, ये जो पेल येलो से कलरलेस है ये बहुत ही केयरफुली नोटिस करने पे आपको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। सो कलर चेंज इज नॉट इंटेंस। और एक है एक्सटर्नल इंडिकेटर। व्हाट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर? जिसको हम रिएक्शन के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में ही ऐड नहीं करते हैं। हम इसको कैसे यूज करते हैं? ऑनगोइंग टाइट्रेशन में बीच बीच में एनालाइट मिक्सचर से 1-2 ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन ग्लास रॉड हम निकाल लेते हैं और बाहर एक क्लीन वाइट टाइल पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्सटर्नल इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल डाइक्रोमेटोमेट्री में एक्सटर्नल इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है K3FeCN6 पोटेशियम फेरीसायनाइड, नॉट फेरो, फेरी। ओके, अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरीसायनाइड के साथ फेरासायन रिएक्ट करके टर्न बुल्स ब्लू, एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देता है। दिस इज टर्न बुल्स ब्लू। अगर हम टाइट्रेशन करते करते एक ग्लास रॉड से एनालाइट मिक्सचर को बाहर ले आके एक वाइट टाइल के ऊपर K3FeCN6 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमें वहाँ पे एक ब्लू कलर का चेंज दिखाई देता है, इसका मतलब अभी भी सोल्यूशन में Fe2+ आयन है, सब ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है टू Fe3+। तो मतलब हमें और भी पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करना पड़ेगा। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, जब सब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तब पोटेशियम फेरीसायनाइड के साथ रिएक्शन होगा, पेल ब्राउन कलर का कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा अपॉन द टाइल। उसका मतलब कि इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द रेडॉक्स टाइट्रेशन आ चुका है और इसीलिए इसको हम स्पॉट टेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर को। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एक्सटर्नल इंडिकेटर या स्पॉट टेस्ट इंडिकेटर पोटेशियम फेरीसायनाइड है, ना कि फेरोसायनाइड। और इन दोनों में कन्फ्यूजन होना आसान है क्योंकि पोटेशियम फेरोसायनाइड जो है K4FeCN6 उसके साथ भी Fe2+ और Fe3+ आयन का रिएक्शन होता है और बाकायदा कलर भी हमको मिलता है। फॉर एग्जांपल फेरस आयन के साथ पोटेशियम फेरोसायनाइड के रिएक्शन में वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, जबकि फेरिक आयन के साथ पोटेशियम फेरोसायनाइड के रिएक्शन में हमें प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है। प्रूशियन ब्लू कलर और टर्न ब्लू कलर में मेन डिफरेंस जो है, प्रूशियन ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके बाहर जो Fe आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो Fe आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। जबकि इन केस ऑफ टर्न बुल्स ब्लू कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो Fe आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और बाहर जो Fe आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ प्रूशियन ब्लू। सो ये था एक्सटर्नल इंडिकेटर और स्पॉट टेस्ट इंडिकेटर के एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल क्या है? यूरानिल नाइट्रेट UO2NO3(2). ये भी स्पॉट टेस्ट इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है, मोस्टली इन द केसेस ऑफ टाइट्रेशन ऑफ जिंक। अब बाकी रहा हमारे पास स्पेसिफिक इंडिकेटर। स्पेसिफिक इंडिकेटर कोई ट्रू इंडिकेटर नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ स्पेसिफिक रिएक्शन में ही रिस्पॉन्स करता है, मतलब अपना कलर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च बाकी कोई भी रेडॉक्स टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन या कोई भी टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री को छोड़ के, क्योंकि ये आयोडीन के साथ एक ब्लू वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है इन केस ऑफ आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। वैसे ही पोटेशियम थायोसायनेट या फिर अमोनियम थायोसायनेट में जो HCN- आयन है वो फेरस के साथ रेड कलर का कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। सो these two will be called specific indicators.
सो ये था रेडॉक्स टाइट्रेशन और रेडॉक्स इंडिकेटर का बेसिक इंट्रोडक्शन। आप एक चीज़ बस ध्यान में रखिएगा कि रेडॉक्स सिस्टम अगर आपके पास है और उसका E0 वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आप जानते हो, तो बस आपको देखना पड़ेगा कि किसका E0 वैल्यू ज़्यादा है। जिसका E0 वैल्यू ज़्यादा होगा वो सिस्टम खुद रिड्यूस होगा और दूसरे सिस्टम को ऑक्सीडाइज करेगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में परमैंगनोमेट्री, उसके बाद डाइक्रोमेटोमेट्री एटसेट्रा देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।